आज हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण या इवेपोरेशन के बारे में। यहाँ एक बीकर में द्रव लिया गया है। हम जानते हैं कि द्रव के कण अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इनकी ये गति इनकी ऊर्जा के कारण होती है। जिन कणों में ज़्यादा ऊर्जा होती है वो ज़्यादा तेज अनियमित गति करते हैं, और जिन कणों में कम ऊर्जा होती है वो धीरे अनियमित गति करते हैं। मान लिया यहाँ पे ये जो लाल रंग के कण बने हैं इनकी ऊर्जा कुछ ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा तेज अनियमित गति करेंगे, और ये जो हरे वाले कण हैं इनकी ऊर्जा लाल कणों की तुलना में कम है, तो ये लाल कणों की तुलना में कम अनियमित गति करेंगे, लेकिन अनियमित गति सारे करेंगे। अब इनमें से ये जो लाल कण हैं जिनमें कुछ ऊर्जा ज़्यादा है, कुछ तेज़ी से अधिक तेज़ी से अनियमित गति कर रहे हैं, इनमें से कुछ कण इस द्रव की सतह पर भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये दो बनाए गए हैं। यदि इन कणों को कहीं से थोड़ी सी भी अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाए, अतिरिक्त ऊष्मा मिल जाए, तो ये इस द्रव की सतह को छोड़कर बाहर आ सकते हैं। अब इनको ये अतिरिक्त ऊष्मा कहाँ से मिलेगी? इनके आसपास का जो वातावरण है उनसे मिलेगी। ज्यों ही इनके आसपास के वातावरण से इनको अतिरिक्त ऊर्जा या ऊष्मा मिलेगी, ये इस द्रव की सतह को छोड़कर बाहर आ जाएंगे और वाष्प में बदल जाएंगे। इसी क्रिया को वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ द्रव को वाष्प में बदलने के लिए इसको उबाला नहीं जा रहा है, क्वथनांक तक इसको गर्म नहीं किया जा रहा है। क्वथनांक से नीचे के ताप पर ही ये क्रिया हो रही है, तो वाष्पीकरण की क्रिया क्वथनांक से नीचे के ताप पर होती है। यहाँ एक और टर्म है आर्द्रता, इसे भी जान लेना जरूरी है। जब द्रव वाष्प में बदलता है वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा, तो ये जो जल, जैसे उदाहरण के लिए जल है, तो जल अगर वाष्पीकृत होता है तो उसके कण वायुमंडल में पहुँचेंगे, तो वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा है इसी को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता ये बताती है कि वातावरण में कितना जल वाष्प है। अब देखते हैं वाष्पीकरण की दर। वाष्पीकरण की दर 4 बातों पर निर्भर करती है: सतह क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता तथा वायु गति। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आपने देखा हुआ गर्मियों के दिन में यदि कपड़े फैलाकर डाले जाए तो वो जल्दी सूख जाते हैं, और अगर सिकोड़ कर रखे रहें तो देरी में सूखते हैं। स्पष्ट है कि सतह क्षेत्र अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर भी अधिक होती है। तापमान में वृद्धि। गर्मियों में जब तेज़ धूप होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, और बदली वाले दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी। आर्द्रता में कमी। यदि वातावरण में आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगी। यदि वातावरण में पहले से आर्द्रता मौजूद है तो ये वाष्पीकरण को रोकेगी। वायु गति। जब तेज़ हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? हवा यानी वायु जल वाष्प के कणों को हटाती रहती है, जिससे वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है। वाष्पीकरण के कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं। हथेलियों पर एसीटोन या एल्कोहल रखने पर ठंडा महसूस होता है। एल्कोहल या एसीटोन का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो हमारी हथेलियों से मिलती है, इसी कारण हमारी हथेलियाँ ठंडी महसूस होती हैं। दूसरा अनुप्रयोग, गर्मियों में सूती कपड़े आरामदेह महसूस होते हैं। सूती कपड़े पसीना सोखते हैं। पसीना वाष्पीकृत होता है, उसके वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो हमारे शरीर से मिलती है, इसलिए हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। घड़े के पानी का ठंडा होना। घड़े की दीवार मिट्टी की बनी होती है और उसमें छेद होते हैं। इन्हीं छेदों से होकर घड़े के अंदर का पानी घड़े की सतह तक आ जाता है। सतह पर जो पानी होता है उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा है वो घड़े के अंदर रखे हुए जल से प्राप्त होती है, इसीलिए जल ठंडा हो जाता है। क्योंकि जल के अंदर जो भी अतिरिक्त ऊष्मा होगी
वो वाष्पीकरण में खर्च हो जाएगी, जिससे जल का तापमान घटता जाएगा। गर्मी के दिनों में यदि फ्रिज से पानी लेके गिलास में रखा जाए और उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दिए जाए, तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद गिलास की सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्र हो जाती हैं। ये बूंदें कहाँ से आती हैं? गिलास के अंदर से नहीं आती हैं, ये वातावरण से आती हैं। असल में गिलास के आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसमें बर्फीला पानी है, तापमान कम हो जाता है इसके अगल बगल, जिसके कारण वातावरण में जो भी जल वाष्प की बूंदें हैं वो गिलास की दीवार पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती हैं।